वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग जियोग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें पॉइंट्स आता है जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत हम चलेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में कई बातें समाहित हैं। फिलहाल थोड़ी सी यहाँ भूमिका की जो जनसंख्या वृद्धि है वह जनसंख्या वृद्धि से आशय उस जनसंख्या परिवर्तन से है जिसमें एक निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन आना। कहने का तात्पर्य कि एक निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों की जो संख्या है उसमें एकाएक जो परिवर्तन आ जाते हैं, संख्या जो बढ़ जाती है, वही जनसंख्या का बढ़ना जो है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और देखा जाए तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होने से उसकी जो संख्या का बढ़ना है वही बढ़ना जनसंख्या कहें तो धनात्मक बढ़ना, धनात्मक वृद्धि, या कभी कभी संख्या में जो गिरावट आती है उसको जनसंख्या का गिरावट या कहें संख्या में गिरावट जो आती है उसको हम जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत के रूप में भी देखा जाए तो व्यक्त किया जाता है। इसी के अंतर्गत अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि जनसंख्या भूगोल की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या वृद्धि की जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें है पहला पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की पहला पॉइंट जनसंख्या की वृद्धि दर। तो जनसंख्या की वृद्धि दर का तात्पर्य है कि जनसंख्या में होने वाला वह परिवर्तन जो देखा जाए तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो जनसंख्या की अवधारणाएं या आधारभूत जनसंख्या वृद्धि की अवधारणाएं हैं उसमें जो पहला पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि दर। तो इस जनसंख्या की वृद्धि दर से जो तात्पर्य है कि किसी भी जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत क्या है, इसमें आता है किसी क्षेत्र अवधि में निवास करने वाले लोगों के बीच या लोगों के मध्य जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उसी जनसंख्या को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि आती है। कहने का तात्पर्य कि किसी भी क्षेत्र में दो समयावधि के मध्य जो जन्म और मृत्यु है इन दोनों के बीच की जो अंतर बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उसी जनसंख्या को हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के अंतर्गत क्या चीजें हैं, तो
तो इसके अंतर्गत है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से जो आस है जो हम लगाते हैं उसमें जन्म, मृत्यु और आप्रवास और उत्प्रवास जो है इन चीजों को समाहित किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है जिसमें जन्म और मृत्यु, उसके साथ साथ आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का तात्पर्य कि बाहरी लोग आकर के आपके क्षेत्र में बस जाएं और यहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में जाकर बस जाएं। ऐसी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उस जनसंख्या को हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं, जिसमें उत्प्रवास और आप्रवास दोनों आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि बाहरी प्रदेशों से या बाहरी क्षेत्रों से जनसंख्या हमारे यहाँ आ जाए और हमारे यहाँ की कुछ जनसंख्या दूसरे प्रदेशों में चली जाए या दूसरी जगह निवास करे। तो जन्म और मृत्यु, उसके साथ साथ उत्प्रवास और आप्रवास दोनों को मिलाकर के जो है देखें तो जन्म, मृत्यु और उत्प्रवास और आप्रवास इन दोनों को मिलाकर के जो जनसंख्या की वृद्धि होती है उसे हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं। अब इसी में चौथा पॉइंट है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? इसके अंतर्गत हम देखें तो जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है इसमें आता है कि दो समयांतराल या जब दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या की जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है और अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। कहने का तात्पर्य कि दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए और अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से आकर के उस देश में प्रवास करें, मतलब प्रवास करें, अस्थायी रूप से रहने लगी, तो ये जो जनसंख्या बढ़ती है वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। इट इज क्लियर। आगे है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। पांचवा है जनसंख्या की ऋणात्मक जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ये जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है जिसमें कि जब दो समय अंतरालों के बीच देखा जाए तो जनसंख्या कम हो जाए और उस जनसंख्या को हम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और यह तब होती है जब जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम होती है या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है जनसंख्या की ऋणात्मक में इसी धनात्मक का उल्टा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए और दूसरे देशों के अपने उस स्थान के लोग दूसरे देशों में निवास करने के लिए चले जाएं या प्रस्थान कर जाए अपने क्षेत्र को, तो ऐसी जनसंख्या को हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि
कि जो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है और उस स्थान या क्षेत्र के लोग दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते हैं, दूसरी जगह निवास करने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसी जनसंख्या को हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये तो जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत रहा। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत जो जनसंख्या वृद्धि की अवधारणाएं हैं उसी के अंतर्गत ये पॉइंट्स रहे, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसी में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तो कहने का तात्पर्य कि अब जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, कहने का तात्पर्य कि किसी भी देश में या पूरे विश्व में हम दोनों को समाहित कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी राष्ट्र या किसी देश या पूरे विश्व में जो जनसंख्या की वृद्धि है, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस जनसंख्या के लगातार बढ़ने से हमारे देश में या विश्व के सामने वह कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस समस्या के बारे में अब हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। जिसमें प्रथम आता है, थोड़ी सी हेडलाइन भूमिका देख लें कि विश्व में जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है और यह विकसित और विकासशील, विकसित का तात्पर्य कि जो राष्ट्र जो है हर क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या कहीं टेक्नोलॉजी या औद्योगिक या किसी भी क्षेत्र में जो मानव संसाधन के आधारभूत जो क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में जिनका विकास हो चुका है, वे राष्ट्र जो है विकसित देशों की श्रेणी में, और जो विकसित देशों से पिछड़े हुए हैं, जिनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है पूर्ण रूप से विकास की अवस्था में है, वे राष्ट्र विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये जो क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक, टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में जो राष्ट्र पिछड़े हुए हैं, उन राष्ट्रों को विकासशील देशों में गिना जाता है। यहाँ विकसित और विकासशील जो देश है, इस गंभीर समस्या से बहुत ज्यादा दोनों प्रकार के जो राष्ट्र हैं काफी चिंतित होने लगते हैं। और इस जनसंख्या से जो वृद्धि है या जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वे समस्याएं निम्न प्रकार हैं। जिसमें पहला है नंबर 1, यहाँ पॉइंट तो नहीं है, नंबर 1 है कि आधुनिक समय में देखा जाए तो विश्व में जो जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। कहने का तात्पर्य कि जैसा आज के वर्तमान समय में इधर हम देख रहे हैं कि 10-20 वर्षों से 20-25 वर्षों से जिस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वैसी जनसंख्या पहले नहीं बढ़ रही थी। वही बातें हैं कि पहले कभी नहीं हुई थी। यह वृद्धि देखा जाए तो एक अनुमान लगाया गया है कि सन 2050 तक 8.5 अरब पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वह 8.5 अरब हो जाएगी और विश्व की जनसंख्या 11.6 अरब की अनुमानित स्तर पर पहुंचने में जो है 21वीं शताब्दी मतलब 2150
50वें वर्ष में देखा जाए तो यह स्थिर नहीं होगी। कहने का तात्पर्य कि 2150वें सन में भी यह जनसंख्या स्थिर नहीं हो पाएगी और विश्व जनसंख्या की जो अनुमानित जो आंकड़ा निकाला गया है कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या है प्रति सेकेंड 3 की संख्या बढ़ती है। कहने का तात्पर्य कि 1 सेकेंड में पूरे विश्व में 3 व्यक्ति जन्म लेते हैं। ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दावा किया गया, उसका आंकड़ा है कि जो जनसंख्या है वह प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में 3 व्यक्ति जन्म लेते हैं और एक दिन में 2,46,668 व्यक्ति 2,46,668 व्यक्ति जो है जन्म लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या का आंकड़ा है कि प्रति सेकेंड 3 व्यक्ति जन्म लेते हैं और एक दिन में, कहने का तात्पर्य कि 24 घंटे में 2,46,668 व्यक्ति जो है जन्म लेते हैं। 2,46,668 व्यक्ति 24 घंटे में जन्म लेते हैं। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि अगर एक दिन में एक दिन की बात है, एक दिन में इतनी संख्या बढ़ रही है तो पूरे विश्व में जो दिन बढ़ रहे हैं दिन पर दिन कितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं कि ये समस्या हर व्यक्ति के लिए देखा जाए तो हर एक राष्ट्र व्यक्ति को नहीं, हर एक राष्ट्र में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब इस जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उसमें हम पहले पॉइंट की ओर देखेंगे। पहला पॉइंट हो गया था, फिलहाल में आप पहला पॉइंट देते हैं। पहला इसमें है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। अब यहां हम देखें तापमान में जो वृद्धि है इससे आशा ये लगाया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उसमें पहले पॉइंट की ओर तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का तात्पर्य है कि हमारे प्रतिवर्ष जो हमारे इस धरातल का, इस ब्रह्मांड का, इस भूमि का, इस धरातल का जो तापमान है वह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और अगर इसी गति से इस पृथ्वी का तापमान अगर दिन ब दिन बढ़ता चला गया, धरातल पर का तापमान, तो आने वाले दिनों में काफी कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसके अंतर्गत देखा जा रहा कि तापमान अगर इसी आधार से बढ़ता रहा तो जो समुद्र के किनारे के जो छोटे बड़े महानगर स्थापित हैं वे महानगर जो है समुद्र में डूब जाएंगे। क्योंकि अगर धरती का तापमान बढ़ता रहा तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े विशालकाय जो हिमखंड हैं वे दिन ब दिन इस तापमान के द्वारा पिघलेंगे और इनके पिघलने से जो समुद्र का जो जल है वह बढ़ेगा और समुद्र तट के किनारे जो भी बड़े छोटे बड़े महानगर स्थापित हैं वे महानगर इस समुद्र में डूब जाएंगे, जिससे वहां की जनसंख्या को आगे या किसी दूसरी जगह बसाना आसान कार्य नहीं होगा। यही है कि समुद्र जल के ऊपर या स्तर, जब समुद्र जल का जो स्तर अगर वो ऊपर उठने लगा तो वहां पर जो निवास कर रहे हैं व्यक्ति या बड़ी बड़ी जो अट्टिकालिकाएं या बड़े बड़े 10 मंजिले, 20 मंजिले, 30 मंजिले जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं ये सब जल में डूब जाएंगे और फिर उनको आसपास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां की उतनी जनसंख्या को स्थानांतरित किया जा सके
या उनको वहां दूसरी जगह बसाया जा सके। तो ये है पहला तापमान में वृद्धि। दूसरा है पर्यावरणीय निम्नीकरण। दूसरा पॉइंट है पर्यावरणीय निम्नीकरण। पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण निम्नीकरण। तो यहाँ हम पर्यावरण निम्नीकरण की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि पर्यावरण निम्नीकरण देखा जाए तो जनसंख्या की जो वृद्धि है उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करती है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो निभा सकती है। लेकिन यह बहुत कुछ देखा जाए तो एक अनुमान पर आधारित अनुमान लगाया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आज भी क्षरित हो रहे स्थानीय जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के संचालकों में अधिक से अधिक कारक बन रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अकस्मात कहीं कहीं क्षेत्रों में बाढ़, कहीं भूकंप तो कहीं भूमिक्षरण के जो खतरे एकाएक उत्पन्न हो जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है और उसके साथ साथ भूमि क्षरण मतलब भूमि धंस जाती है। ये सब जो समस्याएं आती हैं ये सब पर्यावरणीय निम्नीकरण के तहत है, जो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या के अंतर्गत यह दूसरा पॉइंट है पर्यावरणीय निम्नीकरण। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि एड्स महामारी का प्रभाव, एड्स महामारी का प्रभाव। एड्स महामारी का प्रभाव जो है यह भी हमने की तो जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि है उससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं में तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि एड्स महामारी का जो प्रभाव है आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विश्व में फैली ये एड्स एक ऐसा रोग है जिसका इलाज आज तक नहीं, इसका उपाय, एड्स का जो उपाय है या इसका जो रोग है इसका निदान आज तक नहीं किया जा सका है। तो इस एड्स की महामारी देखा जाए तो जनसंख्या की जो असमानताएं हैं उसको काफी कुछ कम कर सकती है, लेकिन विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी जो संभावनाएं नहीं है। फिर भी वर्तमान में देखा जाए तो 5 करोड़ की जो जनसंख्या है वह एड्स की महामारी से ग्रसित है और उसके साथ साथ 10 लाख जो मौतें हैं प्रतिवर्ष देखा जाए तो 10 लाख जो मौतें होती हैं वह मलेरिया के द्वारा हो जाती हैं और उसी के अनुरूप देखा जाए तो 10 लाख के आसपास जो व्यक्ति हैं वे भी एड्स जैसी महामारी के प्रभाव के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त कर बैठते हैं। और वैसे ही पूरे विश्व में मलेरिया के द्वारा भी 10 लाख जो व्यक्ति हैं प्रतिवर्ष अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं कि एड्स महामारी का प्रभाव ये भी किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उसमें तीसरा पॉइंट है एड्स महामारी का जो प्रभाव है इससे भी मानव अछूता नहीं है, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे कुछ न कुछ समस्याएं इस हमारे ब्रह्मांड में या इस धरातल पर उत्पन्न हो रही है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, सीमित संसाधन के अंतर्गत देखा जाए तो सीमित जो संसाधन है जिन जो प्राकृतिक
संसाधन के अंतर्गत आते हैं और इसमें जनसंख्या का भरण पोषण होता है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे सीमित संसाधन में, जैसे हमारी पृथ्वी है, हम बड़े पैमाने पर इस पृथ्वी से फसलों का उत्पादन करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं, और जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारी जो धरती है या कोई रबड़ नहीं है, इसको हम तान करके जब चाहे जितना चाहे उतना बड़ा आकार इसका कर दें, ये असंभव है। तो पृथ्वी का जो आंकड़ा है या पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंतर्गत जो करीब 30% के आसपास देखा जाए, तो हमारे ब्रह्मांड में इस धरातल पर या पूरी पृथ्वी पर मात्र 30% का जो क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में हम फसलों का उत्पादन करते हैं, जिससे मानव की जीविका का निर्वाह होता है, जिसमें हम अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें चावल है, गेहूं है, दाल है, अरहर है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मतलब कई अन्य प्रकार की जितनी भी फसलें हैं, उन सभी फसलों का उत्पादन हम इसी धरातल पर ही करते हैं, जिससे मानव जीवन का निर्वाह होता है या जिसका भक्षण करके मानव अपने शरीर का भरण पोषण करता है। तो ये जो सीमित संसाधन है उसकी मात्रा निश्चित है, और हम पृथ्वी ऐसी है नहीं, रबड़ की भांति है नहीं कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम इसको तान करके रबड़ की तरह हम पृथ्वी के आकार को बढ़ा दें और कृषि कर ले, फिर फसलों का उत्पादन कर ले। ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके मानव की जीविका को चलाया जा सकता है। तो ये जो सीमित क्षेत्र है, कहता है पृथ्वी के थल क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती, और मानव संसाधन भी लगभग देखा जाए जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो आकार है वह सीमित संसाधन है। यहाँ सीमित संसाधन के अंतर्गत हम पृथ्वी को ले सकते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वह एक निश्चित है, उसके आकार को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इट इज क्लियर। तो आगे हम चलते हैं 5वें पॉइंट पर, संकेंद्रित वितरण। संकेंद्रित 5वां है संकेंद्रित वितरण। संकेंद्रित वितरण के अंतर्गत देखा जाए तो विश्व के केवल थोड़े से ही ऐसे भूभाग हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है। संकेंद्रित वितरण का तात्पर्य जनसंख्या से है। कहने का तात्पर्य कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के क्षेत्र पर मानव बसा नहीं है, मात्र कुछ ही प्रतिशत का क्षेत्र है जिसमें कुछ भूभागों पर कृषि, कुछ पर मानव की बस्तियां, कुछ चरागाह के लिए, तो ये सब जो क्षेत्र छूटे हुए हैं तो उसी के अंतर्गत है जिसमें जनसंख्या संकेंद्रित है। और पृथ्वी के केवल 1/5 भाग ऐसे खंड पर विश्व की 90% जो जनसंख्या है वह स्थित है। कहने का तात्पर्य कि अगर हम एक मोटा आंकड़ा माने कि पूरी पृथ्वी 100 है, तो इसको 1/5 भाग करेंगे तो करीब 20% का जो भाग आता है, 20% के भाग पर ही मानव की जो जनसंख्या है, 20% भूभाग पर 90% जनसंख्या का निवास है। और जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार उन्हीं क्षेत्रों पर अधिक से अधिक बढ़ता चला जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो 1/5 स्थल खंड पर विश्व की जो 90% जनसंख्या है, 90% जनसंख्या मान लो पूरी पृथ्वी 100 है, 100 के 1/5 भाग के 30% पर 90% विश्व की जो जनसंख्या है वह निवास करती है। और जनसंख्या में वृद्धि होने पर जो जनसंख्या का भार है उस पृथ्वी
पृथ्वी के मात्र 20% भाग पर ही देखा जाए तो पूरी की पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या का भार पड़ेगा। ऐसा सांकेतिक वितरण के अंतर्गत यही चीजें आती हैं। उसके बाद है सातवां, बिना बसे हुए भाग का भविष्य। छठा है बिना बसे हुए बिना बसे भाग का भविष्य। भाग का भविष्य तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के बिना बसे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है वह कुल क्षेत्रफल का करीब जो आंकड़ा निकाला गया है वह 70% है। कहने का तात्पर्य कि जो 70% जो पृथ्वी है इस 70% भाग पर जो मानव का कोई निवास स्थान नहीं है और करीब 70% भाग पर चारों तरफ आप देखेंगे जल ही जल विद्यमान है। तो ये जो बिना बसे भाग का जो भविष्य है इसमें 70% भाग पर भविष्य में भी मानव के बसने की कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यही है कि बिना बसे हुए भाग का भविष्य क्या कहलाएगा। तो बिना बसे हुए भाग का जो भविष्य है कि 70% जो भूभाग पृथ्वी का है उस 70% भूभाग वाले पृथ्वी पर मानव को बसाया नहीं जा सकता और वह 70% जो भाग है वह जल ही जल से भरा रहेगा और उसमें मानव के बसने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। और 30% या 20% पर 90% जनसंख्या है। इसमें और जो बचेंगे भाग 10% वे सब चरागाह के रूप में विश्व में विद्यमान है। तो 30% के आसपास धरातल पर जनसंख्या विद्यमान है। उसी में पशुओं के चारण के लिए पशु चारण भूमि खुली हुई है और मानव के निवास करने का भी। ये बिना बसे हुए जो भाग का भविष्य है उस क्षेत्र में जो 70% क्षेत्र है उस क्षेत्र में मानव को बसाया नहीं जा सकता। इसकी भी कोई संभावनाएं दूर दूर तक भविष्य में दिखलाई नहीं दे रही। आगे है प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व। सातवां प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व। तो प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के अंतर्गत जो आंकड़ा लगाया जाता है कि जब किसी क्षेत्र में वहां की भार वहां के प्राकृतिक संसाधनों को धारण नहीं कर सकते तो उस देश में भूखमरी फैल जाती है। कहने का तात्पर्य कि जब किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या का जो भार है वह प्राकृतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते, मतलब जो प्रकृति के रूप में जो धरातल है, जब किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक से अधिक विद्यमान हो जाए और उस क्षेत्र में पृथ्वी उस जनसंख्या का भार सहन नहीं कर सके तो ऐसी दशा में क्या है उस क्षेत्र में भूखमरी फैल जाती है और जिसके कारण वहाँ का जो रहन सहन है, मानव का जो जीवन स्तर है वह नीचे गिर जाता है और मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक एवं मानवीय जो तत्व है
कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी की भी एक सहनशीलता है, और जिस क्षेत्र पर मानव की जनसंख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ प्राकृतिक संसाधन भी मानव के भार को उठाने में सक्षम नहीं होते, और उस क्षेत्र में जो अधिक से अधिक जनसंख्या हो गई है उस जनसंख्या का जीवन स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरने से वहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व। उसके बाद 8वां है जनसंख्या भार। 7.6 8वां है जनसंख्या भार। तो जनसंख्या भार के अंतर्गत हम देखें तो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह 13.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि पूरे ब्रह्मांड में जो 7 महाद्वीप और 5 बड़े महासागर हैं, इनको मिला करके पूरी धरती का जो क्षेत्रफल है वह 13.5 वर्ग करोड़ है, करोड़ वर्ग किलोमीटर माना जाता है, और जिसका 30% जो क्षेत्र है वह कृषि योग्य भूमि है। उसके अंतर्गत देखें तो उसी में विश्व के प्रति व्यक्ति देखा जाए, विश्व में जो भी जनसंख्या है एक आंकड़ा लगाया गया है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, लेकिन 30% क्षेत्र में से ही देखा जाए तो 18% क्षेत्र पर अस्थायी घास स्थली और पशुचारण भूमि भी है। उसी 30 में से बचता कितना, 18 उधर निकला, 12% जो भूमि है वह कृषि योग्य भूमि है, जिस पर पूरे विश्व की जनसंख्या का भरण पोषण करने का दायित्व है। तो ये है जनसंख्या का भार। तो पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्र है 13.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल में से 70% जो भाग है वह जलीय जल है। 30% में 18% चरागाह के लिए, चरागाह घास स्थली के रूप में, और 12% जो बच रहा है उसी पर मानव की जीविका का निर्वाह करने के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये जनसंख्या के भार के अंतर्गत। और उसके बाद 9वां जो पॉइंट आता है कि जनसंख्या ये राजनीतिक प्रतिबंध। 9वां राजनीतिक प्रतिबंध। इस राजनीतिक प्रतिबंध के अंतर्गत अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो पृथ्वी के अंतर्गत जो नए नए देशों में कुछ ऐसे नए नए जो देश बसे हैं जिनके यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वह काफी कम है, और इन देशों में जनसंख्या का जो रहन सहन है वह काफी ऊंचा है, और नए बसे देशों को यह भी डर रहता है कि जो एशिया महाद्वीप के जो बड़े देश हैं जिनके यहाँ जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो इस अनुपात से उनके यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या के बढ़ने से उन्हें भय रहता है कि ऐसा न हो कि कहीं दूसरे देश के लोग हमारे देशों पर आक्रमण न कर दें। ऐसा डर हमेशा इन छोटे देशों को या जो नए देश बसे हुए हैं इन देशों को भय बना रहता है कि अकस्मात इन पर किसी दूसरे देश का आक्रमण न हो जाए। ये जो राजनीतिक प्रतिबंध है, इस राजनीतिक प्रतिबंध के द्वारा देखा जाए तो जो सघन जनसंख्या वाले देशों का जो आक्रमण है वह नए देशों पर हमेशा बना रहता है। ऐसे भयाक्रांत
जो नए विश्व के नए देश हैं उनमें हमेशा बना रहता है, जिसके अंतर्गत जो राजनीतिक प्रतिबंध है, यह आखिरी पॉइंट था। इस राजनीतिक प्रतिबंध के द्वारा बड़े पैमाने पर देखें तो भी जनसंख्या का जो स्तर है या राजनीतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, ये आखिरी पॉइंट है कि राजनीतिक प्रतिबंध, तो राजनीति के द्वारा भी देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिबंध की जो समस्या है यह भी विश्व में जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, आज के रूप में क्लास में बस इतना ही, आगे का